अगर सब कुछ सही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग आदर्श, मोनू कुमार, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें या 2 मिनट वेट कर लें बाकी सबका भी? गुड आफ्टरनून मोहन। इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर्स हैं आप लोगों ने देखे हुए हैं? इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर्स हैं उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हम अभी भी बेसिक पे ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ 2 टाइप के होते हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ से, राइट। तो चलिए, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट किरचॉफ करंट लॉ states that the algebraic sum, right, the algebraic sum, याद रखिएगा फेजर सम की बात नहीं हो रही है यहाँ। the Kirchhoff current law states that the algebraic sum of current meeting at a node is 0, राइट। क्वालिटी आपके यहाँ से बढ़ेगी, मोनू अपना जो क्वालिटी है वो बढ़ाइए, क्वालिटी इंक्रीज करिए, राइट। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर बहुत सारी करंट एक नोड पे जाके मिल रही है तो उनका अगर हम सम करते हैं तो वो हमें 0 मिलता है। बट कौन सा सम? एल्जेब्राइक सम, राइट। अगर आपको फेजर सम दिया गया है करंट का तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। 0 कौन सा सम होगा? अल्जेब्राइक सम, राइट। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक नोड पे मिल रही है, राइट। ये है नोड, यहां से करंट आ रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2, यहां से करंट जा रही है I3, यहां से करंट जा रही है I4, यहां से करंट आ रही है I5 और ये है I6। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो स्टेटमेंट है उसे ध्यान से पढ़िए। क्या बोला जा रहा है कि जो अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा? 0। इसका मतलब आपको 2 कन्वेंशन यहाँ पे एज्यूम करने हैं। मान लीजिए कि जो करंट नोड के अंदर आ रही है उसे हम प्लस मान लें, और जो करंट नोड के बाहर जा रही है उसे हम माइनस मान लें, तो क्या होगा? I1 करंट नोड के अंदर जा रही है तो इसे हम प्लस मान लेते हैं, दैट इज I1, प्लस I2 करंट भी नोड के अंदर जा रही है मतलब प्लस I2, I3 करंट नोड के बाहर जा रही है मतलब माइनस I3, I4 करंट भी नोड के बाहर जा रही है मतलब माइनस I4, I5 करंट नोड के अंदर जा रही है मतलब प्लस I5। सिमिलरली जो I6 करंट है वो नोड के बाहर जा रही है, इसका मतलब माइनस I6, और इन सभी का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I6। तो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द टोटल सम ऑफ द करंट एंटरिंग द नोड
इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द नोड, राइट। जितनी करंट नोड के अंदर जा रही है उतनी ही करंट नोड के बाहर आनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो केसीएल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है, राइट। तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि करंट क्या है। करंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट जो फ्लो हो रही है वो चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है। दैट्स वाई जो केसीएल है वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, राइट। केसीएल इज based on law of conservation of charge। और ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताइए, कोई डाउट है यहां तक? जो केसीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसीएल क्लोज्ड सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है। केसीएल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सरफेस, राइट। जैसे मैं आपको एक सर्किट का एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट दिया गया है। कुछ रिप्लाई एक बार करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो वीडियो आप लोगों के पास क्लियर पहुंच रही है। मान लेते हैं ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, उसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं करनी है, हमें जो चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से करंट नीचे की तरफ जा रही है I1, यहाँ से जो करंट है वो जा रही है I4, ये करंट है I3, ये है प्लस माइनस, और ये करंट है I2। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो केसीएल है वो क्लोज लूप के लिए भी फॉलो होता है, राइट। जो केसीएल है वो क्लोज सरफेस के लिए भी अप्लीकेबल है। मतलब अगर ये क्लोज सरफेस है, आप देख सकते हो ये जो सरफेस है ये क्लोज है, राइट। तो इनका करंट का जो सम है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब ये जो क्लोज लूप है इसे आप एक नोड मानो, तो जो I1 करंट है वो नीचे की तरफ है, तो अगर हम इसे प्लस ले लेते हैं तो I1 I4 भी नीचे की तरफ है, तो इसे हम प्लस I4 हो जाएगा जीरो के बराबर। तो यहाँ से I1 प्लस I4 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, राइट। तो इस तरह से केसीएल जो है वो क्लोज सरफेस के लिए भी अप्लीकेबल है, राइट। नेक्स्ट जो लॉ हमें पढ़ना है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां से मैं आपको केवीएल लगाना सिखा दूंगा, बहुत आसान है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ स्टेटमेंट आपको सारे याद होने चाहिए, राइट। स्टेटमेंट आपको सारे याद होने चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ दैट इज केवीएल states that KVL states that the algebraic sum of
राइट, अभी क्लियर होगा। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्या हम लाइव हैं? चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, द algebraic sum of राइट, अभी सही है, चेक कर लीजिए। द algebraic sum of all the voltage the algebraic sum of all the voltages around a closed loop around the closed loop is 0। केवीएल क्या बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम है टोटल वोल्टेज का एक क्लोज लूप में, वो क्या होता है? 0। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। यहाँ पे दो केस बनते हैं टोटल। केस 1 जिसे हम साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। एक बार बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग आ जाइए ग्रुप में। साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन हम शुरू से लेके लास्ट तक लेके चलेंगे। राइट, इसमें कोई चेंजेस मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला साइन कन्वेंशन हम क्या ले रहे हैं? इफ यू लिविंग फ्रॉम पॉजिटिव साइन टेक पॉजिटिव। if you leaving from positive terminal take positive sign। दूसरा, if you are leaving from negative terminal take negative sign। राइट, ये दो कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा। आप लोग चले बहुत जल्दी जाते हो, थोड़ा सा भी अगर नेट का प्रॉब्लम है तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ये दो कन्वेंशन आप हमेशा याद रखिए। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो साइन को हमेशा पॉजिटिव लीजिए, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो साइन को हमेशा नेगेटिव लीजिए। तो मैं एक सर्किट बना देता हूं, आप लोग इसमें केवीएल लगा के बताइए। ये मैं एक सर्किट बना देता हूं, आप लोग केवीएल लगा के बताइए मुझे। प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 माइनस प्लस V4, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो मान के चलिए माइनस प्लस V5। अब आप यहाँ पे केवीएल लगाइए इस डायरेक्शन में।
अप्लाई केवीएल। ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए केवीएल लगा के। चलिए, हमें इस डायरेक्शन में केवीएल लगाना है, मतलब हम इस V1 से निकल रहे हैं, तो किस टर्मिनल से हम निकल रहे हैं? पॉजिटिव से, तो हमें V1 को लेना पड़ेगा पॉजिटिव, राइट। मतलब ये आ जाएगा, V1। फिर हम V2 से किस टर्मिनल से निकल रहे हैं? मूव हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज, राइट। हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। V1 से हम निकल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम ले रहे हैं प्लस V1। V2 से हम निकल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम ले रहे हैं माइनस V2। V3 से हम निकल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम ले रहे हैं माइनस V3। V4 से हम निकल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम ले रहे हैं प्लस V4। V5 से हम निकल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम ले रहे हैं माइनस V5 इज इक्वल टू 0, राइट। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन अगर दो एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर रहे हो, तो पहले एलिमेंट में अगर आप जिस टर्मिनल से निकल रहे हो उसे कंसीडर कर रहे हो, तो दूसरे एलिमेंट में भी उसी टर्मिनल को कंसीडर करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5, राइट। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है आपसे कि ये कौन सा लॉ है? किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ सेकेंड लॉ है? तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो आता है किरचॉफ सेकेंड लॉ के अंदर। केवीएल इज किरचॉफ सेकेंड लॉ, राइट। वोल्टेज का क्या काम होता है? वोल्टेज का क्या काम होता है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ है। वोल्टेज क्या करता है? एक वर्क की तरह बिहेव करता है, राइट। एक वर्क की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, राइट, जिसमें खर्च होती है एनर्जी। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So KVL is based on law of conservation of energy। तो यहां से कंक्लूजन लिख लीजिएगा। कंक्लूजन क्या हुआ? First, KCL is based on law of conservation of charge। Second, yes, KVL is based on law of conservation of energy।
ये दो जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल दो टाइप के कनेक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला है सीरीज कनेक्शन, दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। एक बार मैसेज कर दीजिए, थोड़ा वाईफाई, एक बार मैसेज कर दीजिए प्लीज़ सभी को, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मेरा वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी 2 दिन से, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए प्लीज़। सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन एज वेल एज पैरेलल कनेक्शन। राइट, आई होप अभी क्लियर है। आज ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। आज ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा लेता हूँ थोड़ा सा। एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए सबको कि क्लास नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूँगा, तो प्लीज़ आ जाइए सब लोग क्लास अटेंड करने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर अगर आप लाइव नहीं अटेंड करोगे तो, राइट। चलिए शुरू करें हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, या वेट करना है बता दीजिए, जैसा आप लोगों को सही लगे।
अभी कंटिन्यू करें या थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम कल ठीक हो जाएगा या तो कल करना है, आप लोग जैसा बोलिए। चलिए तो करते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, टाइप ऑफ कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन कल देखते हैं। सीरीज कनेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा सीरीज कनेक्शन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे सीरियसली ले नहीं रहे हो। सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। तो एक सीरीज कनेक्शन मैं बना देता हूँ, एक सर्किट जिसमें दो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में। दो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, एक वोल्टेज सोर्स है V, यहाँ से करंट जा रही है I, ये इम्पीडेंस है Z1, ये इम्पीडेंस है Z2, इस इम्पीडेंस के क्रॉस वोल्टेज है V1 प्लस माइनस, इस इम्पीडेंस के क्रॉस वोल्टेज है V2 प्लस माइनस। तो अगर हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालें, अगर हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस चेक करें इस सर्किट का, तो क्या मिलेगा बताइए। अगर हम Z इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2। सीरीज में ये दोनों इम्पीडेंसेस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, राइट। अब अगर ये इम्पीडेंस रेजिस्टेंस का बना है तो क्या होगा, इफ Z1 बराबर R1 एंड Z2 बराबर R2, हमने सिर्फ रेजिस्टिव इम्पीडेंस लिया है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, राइट। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी आपको। यस, अब मुझे एक चीज बताइएगा, नाउ इफ Z1 इज इक्वल टू XL1, Z1 को हमने सिर्फ रिएक्टिव मान लिया है, गुड आफ्टरनून निशान, और Z2 को हमने मान लिया है XL1, तो X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, XL1 2, राइट। X इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा L इक्विवेलेंट, बिकॉज XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, तो ये हो जाएगा ओमेगा L1, ये हो जाएगा ओमेगा L2। ओमेगा 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 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल गया, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। इसका मतलब है कि अगर दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली दो इंडक्टेंस अगर हमने सीरीज में ऐड किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो वो भी ऐड हो जाते हैं। तो हमें टोटल रिएक्टेंस कितना मिल जाएगा, टोटल इंडक्टेंस कितना मिल जाएगा, L1 प्लस L2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था।
कि अगर आप मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहां पे मुझसे पूछा गया था कि आप बताइए कि अगर दो इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने बोला L1 प्लस L2, राइट। तो उसने तुरंत बोला कि प्रूफ करिए, मतलब प्रूफ करके बताइए। तो वहां पे मैं फंस गया था, राइट। तो ये प्रूफ आपको पता होना चाहिए कि अगर दो इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो वो ऐड होंगे, ये हमने प्रूफ करके बता दिया, राइट। अब मान लेते हैं दो कैपेसिटर, अब हम मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा। नाउ इफ जो Z1 है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC1, और जो Z2 है वो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC2। तो टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, XC1 प्लस XC2, राइट। XC क्या होता है, 1/ओमेगा C, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा C इक्विवेलेंट। XC1 क्या होता है, 1/ओमेगा C1। XC2 क्या होता है, 1/ओमेगा C2। ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 1/C इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है हमें, 1/C1 प्लस 1/C2, करेक्ट। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या मिला, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये मिल जाएगा C1 प्लस C2/C1C2। तो इसको रिवर्स कर दीजिए दोनों को, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट मिलेगा C1C2/C1 प्लस C2। तो मतलब अगर दो कैपेसिटर को हम अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट आएगा C1C2/C1 प्लस C2। उसे ऐड मत कर दीजिएगा, ये मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, बट इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये दो चीजें याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सीरीज कनेक्शन से ही रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, another concept, that is voltage division। हेडिंग डाल लीजिएगा, voltage division in series connection। वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कनेक्शन, तो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सीरीज कनेक्शन लेते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जिसमें दो इम्पीडेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, दो इम्पीडेंस हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V, यहाँ से करंट जा रही है I, ये है इम्पीडेंस Z1, ये है इम्पीडेंस Z2। जो Z1 के क्रॉस वोल्टेज है ये है प्लस माइनस V1, और Z2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है प्लस माइनस V2। अप्लाई करिए KCL। मैंने अभी अभी बताया था कि KCL को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लीजिए हमारी जो करंट है, हमेशा करंट के डायरेक्शन में KVL अप्लाई करिएगा। तो करंट हमारी क्लॉकवाइज है, तो हम अभी V से निकल रहे हैं, जो सप्लाई वोल्टेज V है वहां से हम निकल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो प्लस V। जो Z1 जो V1 वाला वोल्टेज है उसमें हम नेगेटिव से निकल रहे हैं, तो माइनस V1। Z2 वाला जो वोल्टेज है V2, उससे हम नेगेटिव से निकल रहे हैं, माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, करेक्ट। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, V इज इक्वल टू V1 को आप क्या लिख सकते हो, V1 को आप क्या लिख सकते हो, I1, जो Z1 इम्पीडेंस है उससे I1 करंट फ्लो हो रही है, तो जो V1 है हम उसको IZ1 लिख सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू इम्पीडेंस। तो V1 हो जाएगा IZ1 प्लस, सिमिलरली हम V2 को भी क्या लिख सकते हैं, V2 को लिख सकते हैं, V2 से भी जो Z2 है उससे भी तो करंट I ही फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा IZ2। यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं,
V इज इक्वल टू आई Z1 प्लस Z2, इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब V1 की वैल्यू क्या होती है? V1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू Z1, राइट। V1 इज इक्वल टू I इंटू Z1। इक्वेशन सेकेंड, यहां से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन Z1 प्लस Z2। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लीजिएगा, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल टू Z1 I V अपॉन Z1 प्लस Z2। तो V1 क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये है वोल्टेज डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट। मतलब दो इम्पीडेंसेस Z1 और Z2 अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं और अगर आपको किसी एक इम्पीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आप लगाओगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब Z1 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज दैट इज V मल्टीप्लाइड बाई Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, राइट। तो यहीं अगर आपसे बोला जाता है कि V2 निकालिए, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पीडेंस Z2, तो आप क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो V2 हो जाएगा टोटल वोल्टेज Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। एक ट्रिक मैं बता देता हूं, वोल्टेज डिवीजन रूल इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन आप कैसे निकालोगे? टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई वो इम्पीडेंस जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, डिवाइडेड बाई दोनों इम्पीडेंसेस का सम, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको 3 केसेस लिखवा देता हूं, वो केसेस आपको याद होने चाहिए। केस 1, फॉर रेजिस्टिव लोड। फॉर रेजिस्टिव लोड, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये हमने अभी प्रूफ किया है इम्पीडेंस के फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये आगे बहुत काम आएगा, हर सब्जेक्ट में काम आएगा आपको। VR2 क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। दूसरा केस, फॉर इंडक्टिव लोड। फॉर इंडक्टिव लोड, मैंने आपको बताया था ऊपर कि दो रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली दो रेजिस्टेंस या दो इंडक्टेंस दोनों की सीरीज में सेम कंडीशन अप्लाई होती है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी काफी कुछ सेम रहने वाला है। अगर दो इंडक्टेंस आपके, मैं आपको एक सर्किट बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि उसी सर्किट के लिए की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस V वोल्टेज है
ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। तो अगर R1 के अक्रॉस आपको ड्रॉप निकालना है तो VR1 की ये फॉर्मूला है, अगर R2 के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो VR2 का ये फॉर्मूला है। इंडक्टेंस, अगर हमने दो इंडक्टर को सीरीज में लगाया हुआ है, दैट इज L1 एंड L2, वोल्टेज V हम दे रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? तो VL1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V L1 अपॉन L1 प्लस L2। सिमिलरली L2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब आप लोग को बताना है दो कैपेसिटेंस अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या कंडीशन बनने वाली है? राइट, फॉर, यहाँ पे लोड हटा दीजिएगा, फॉर कैपेसिटिव सर्किट कर लीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव सर्किट। तीसरा केस हम देखते हैं किसके लिए गाइस? फॉर कैपेसिटिव सर्किट। तीसरा केस है फॉर कैपेसिटिव सर्किट। फॉर कैपेसिटिव सर्किट मतलब एक वोल्टेज सोर्स है V और हमने दो कैपेसिटर लगा दिए हैं, ये C1, ये C2। तो अब हमें इस C1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, दैट इज VC1। तो कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज V। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में हम क्या कर रहे थे, जिस भी रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस के केस में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना था उसको न्यूमरेटर में रख रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा है। तो यहाँ पे C1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा C2। आप चाहो तो कैलकुलेट करके कर सकते हो, राइट, हमने डायरेक्ट किया हुआ है पहले, C1 प्लस C2। कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा? C2 डिवाइडेड बाई C1 आ जाएगा यहाँ पे। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाता है रेजिस्टर और इंडक्टर का, C1 प्लस C2। करेक्ट, ये था सीरीज कनेक्शन। आई होप आपको ये सारी चीजें सीरीज कनेक्शन के केस में क्लियर हो गई होंगी, राइट। सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अब दो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हैं, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि दो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हैं? तो टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टू एलिमेंट्स are said to be connected in parallel if voltage across both elements is same, राइट। दो एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलली कनेक्ट हैं अगर उनके बीच का जो वोल्टेज है वो सेम रहे। तो चलिए एक सर्किट को बना के उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने, हाँ ईशान मैं बता दूंगा। अभी क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, राइट, क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए आप।
पैरेलल कनेक्शन बना के सर्किट का एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने सीरीज के केस में किया था। तो मान लेते हैं ये एक वोल्टेज सोर्स है और दो इम्पीडेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में, क्योंकि हम पैरेलल सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं। दो एलिमेंट्स को हमने शो कर दिया पैरेलल में। टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V1, सॉरी नॉट V1, इसको V मानते हैं। टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V। पहला एलिमेंट है इम्पीडेंस 1 Z1, दूसरा है Z2। इसमें करंट जा रही है I1, इसमें करंट जा रही है I2। टोटल करंट सप्लाई से कितनी आ रही है? I1। अब मैंने आपको बताया था कि हर इम्पीडेंस या हर एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा। तो अगर हम V वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, Z1 और Z2 पैरेलल में हैं, तो इसके क्रॉस भी V वोल्टेज आएगा, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज आएगा। कहीं पे डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए, राइट, मैं 100 बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम KCL अप्लाई करते हैं। अगर हम इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई KCL, मैंने आपको क्या बताया था कि इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट। अप्लाई करिए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, करेक्ट। चलिए I इज इक्वल टू I1 को हम क्या लिख सकते हैं? I1 को हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू होता है V बाई R, तो I1 को हम लिख सकते हैं V बाई Z1। I1 को हम लिख सकते हैं V बाई Z1। I2 को हम क्या लिख सकते हैं? V बाई Z2, राइट। I इज इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए, हमें मिलेगा 1 बाई Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। V को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। I अपॉन V क्या हो जाएगा मुझे बताइए? टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, तो I अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टोटल इम्पीडेंस, दैट इज Z इक्विवेलेंट। टोटल सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो इनपुट साइड से अगर हम देखें तो V बाई I ही तो आएगा, टोटल करंट अपॉन टोटल वोल्टेज। तो I अपॉन V को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लीजिए, Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो Z इक्विवेलेंट कितना आ गया? Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आपको पहले से पता है, बट प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, और अगर आपने प्रूफ बता दिया तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दो इम्पीडेंसेस को हमने पैरेलल में लगाया है तो उसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो कितना आ जाएगा? Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। अब सेम पहला केस ले लेते हैं हम रजिस्टर के लिए, जैसे हमने सीरीज के केस में किया था। केस 1, इफ Z1 की वैल्यू R1, Z2 की वैल्यू R2, सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमें, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में लगाया है तो यही तो वैल्यू आएगी।
आपको सिर्फ Z1 और Z2 की जगह R1 और R2 पुट कर देना है। नेक्स्ट केस है केस 2, इंडक्टर की बात करते हैं। तो इंडक्टर का जो कनेक्शन है वो सेम ही रहता है रजिस्टर जैसे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इसका प्रूफ आपको करना है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ Z1 इज इक्वल टू XL1, Z2 इज इक्वल टू XL2, तो Z इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला है, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो Z इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। L इक्विवेलेंट Z1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा, पहले Z की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, XL1, Z1 इज इक्वल टू XL1 XL2 अपॉन XL1 प्लस XL2, राइट। ओमेगा L1 कितना आ जाएगा, सॉरी ओमेगा L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, XL क्या होता है, ओमेगा L1 ओमेगा L2 ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ओमेगा, नीचे से ओमेगा कॉमन लीजिए, ओमेगा L इक्विवेलेंट यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर L1 L2, ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, L1 प्लस L2। तो यहाँ से ट्राई करिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक ओमेगा से एक ओमेगा और ये दूसरे ओमेगा से ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमें क्या मिल गया, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये प्रूफ कर दिया हमने कि अगर दो इंडक्टेंस को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तीसरे केस पे चलें। नेट कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, मुझे बता दीजिए एक बार। थर्ड केस, केस 3, फॉर कैपेसिटिव सर्किट। ओके, Z1 को हम क्या मान लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज XC1। Z2 को हम मान लेंगे, Z2 को हम क्या मान लेंगे, XC2। हमने क्या स्टार्टिंग में क्या डिराइव किया था, Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। वैल्यू पुट कर दीजिए गाइस, Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, XC इक्विवेलेंट, Z1 हो जाएगा XC1 XC2 अपॉन XC1 प्लस XC2, राइट। अब हम जानते हैं एक चीज कि XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, XC इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C इक्विवेलेंट, XC1 हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C1, 1 अपॉन ओमेगा C2, XC2 की वैल्यू XC1 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा C2। तो आ जाइए इधर, 1 अपॉन ओमेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा C2, नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, हमें क्या मिलेगा, ओमेगा C1 प्लस ओमेगा C2 अपॉन ओमेगा C1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा C2। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपॉन ओमेगा C इक्विवेलेंट कितना मिल गया हमें,
1/ओमेगा C1 प्लस ओमेगा C2, ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो और क्या बच रहा है हमारे पास, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2, या दोनों को रिवर्स कर दीजिए, क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें पता है ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रूव करना, राइट, जो कि आपको इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन दिलवा सकता है। अब हम देख लें वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन इन द केस ऑफ, करंट डिवीजन इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट। वोल्टेज डिवीजन हमेशा सीरीज सर्किट में होता है, करंट डिवीजन हमेशा पैरेलल सर्किट में होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वोल्टेज डिवीजन इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट। वोल्टेज डिवीजन, सॉरी नॉट वोल्टेज डिवीजन, अभी मैं बोल के खुद भूल गया, करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट। वोल्टेज डिवीजन सीरीज सर्किट में होता है, याद रखिएगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। करंट डिवीजन in parallel circuit। अब देखिएगा करंट डिवीजन कितना इंटरेस्टिंग है। सर्किट बनाते हैं एक, मान लेते हैं टोटल करंट है I, यह है वोल्टेज V, यहां से टोटल करंट जा रही है I। दो इम्पीडेंसेस हैं आपके सामने, दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। एक है Z1, एक है Z2, दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। टोटल करंट I है, यहाँ पे जा रही है I1, यहाँ पे जा रही है I2। तो मुझे I1 की वैल्यू फटाक से बताइए क्या होनी चाहिए, I1 की वैल्यू हो जानी चाहिए V/Z1, V/Z1। अब मुझे V की वैल्यू बताइए, ये जो टोटल वोल्टेज V है इसकी वैल्यू बताइए। कैसे निकालेंगे V की वैल्यू, देखिए ये जो दो Z1 हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इनका अगर हम इक्विवेलेंट लें तो हमें क्या मिल जाएगा, Z इक्विवेलेंट, यही मिलेगा, राइट, Z इक्विवेलेंट मिलेगा। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई Z इक्विवेलेंट, करेक्ट, क्योंकि ये जो टोटल करंट I है वो पूरे Z इक्विवेलेंट में जा रही है ना, तो V को हम I इंटू Z इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I Z इक्विवेलेंट, इक्वेशन सेकेंड। अब V की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I Z इक्विवेलेंट अपॉन Z1। अब जब दो इम्पीडेंसेस पैरेलली कनेक्ट होते हैं तब Z इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, I बाई Z1। जब दो इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, Z1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो I इज इक्वल टू
I1 इज इक्वल टू आई Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको सीरीज और पैरेलल के केस में? वहां पे जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना था वो न्यूमरेटर में था, और यहाँ पे जिसके क्रॉस करंट निकालनी है उसका दूसरा वाला टर्म न्यूमरेटर में है। मतलब हम I1 यानी कि Z1 के क्रॉस करंट फ्लो निकाल रहे हैं तो ऊपर Z2 आ रहा है। तो सिमिलरली हम I2 निकाल सकते हैं। I2 क्या हो जाएगा, टोटल करंट I2 हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Z1 आ जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये है करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे भी 3 केस बन जाते हैं, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। तो पहला लिख लेते हैं फॉर रेजिस्टेंसेस, फॉर रेजिस्टेंसेस। एक सर्किट है मान लीजिए जिससे करंट I निकल रही है, आपके सामने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2। तो आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? I1 अगर आपको निकालना है तो टोटल करंट दैट इज I, और हमें R1 के क्रॉस करंट चाहिए तो न्यूमरेटर में क्या लाना पड़ेगा, R2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम। ये हो गया I1। अगर I2 चाहिए तो I R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? फॉर इंडक्टेंसेस, अगर दो इंडक्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, सेम रेजिस्टेंसेस की तरह, राइट? कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। फॉर इंडक्टेंसेस मान लेते हैं कि टोटल करंट हमारी I है जो कि दो पैरेलली कनेक्टेड इंडक्टेंसेस में जा रही है। एक इंडक्टेंस है L1, एक इंडक्टेंस है L2। टोटल करंट आ रही है यहाँ से I1 चली गई L1 में, I2 चली गई L2 में। हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम I1 क्या हो जाएगा, टोटल करंट दैट इज I, हमें L1 में निकालना है मतलब यहाँ पे L2 लेना पड़ेगा, अपॉन L1 प्लस L2। तो I2 क्या हो जाएगा पता है आपको, I L1 अपॉन L1 प्लस L2। राइट? थर्ड और लास्ट है फॉर कैपेसिटेंस। फॉर कैपेसिटेंस, एक सर्किट है जिससे टोटल करंट जा रही है I दो पैरेलली कनेक्टेड कैपेसिटर्स से। टोटल करंट आ रही है I, यह है C1, यह है C2। I1 करंट चली गई यहाँ, I2 करंट चली गई यहाँ। तो I1 आप जानते हो क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितनी आ रही है I, वोल्टेज वाले में ऑपोजिट था, यहाँ पे करंट और सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टर के अपोजिट हो जाएगा। I1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 लेना पड़ेगा, C1 प्लस C2। आप चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हो क्योंकि हमने एक बार प्रूव कर दिया है, दोबारा जरूरत नहीं। I2 का करंट अगर हम निकालना चाहें तो टोटल करंट C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट गाइस। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्स
ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्किट रिडक्शन टेक्निक। राइट। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपना नाम और सेल नंबर yadav.ravendra9@gmail.com। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इवनिंग में करना है आप लोगों को क्लास तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप लोगों को क्लास करना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डिस्कशन होगा क्लास के बारे में, आज शाम को क्लास करनी है या नहीं, हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। इस वीडियो को